अब बात करेंगे एक्सप्रेशंस की, ठीक है, कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए क्या एक्सप्रेशंस हमको यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे एक्सप्रेशंस लिखने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे ज़ीरो ऑर्डर के लिए ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। तो आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, जहाँ पे आपका जो रेट होता है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ए से बी अगर कोई रिएक्शन जा रही है तो यहाँ पे जो रेट होगी वो ए पे डिपेंड नहीं करेगी, ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे ये होती है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इसके एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डायरेक्टली इनको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सप्रेशंस की तो यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू के टी, ये आपका एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, x इक्वल टू के टी, जहाँ पे x क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन। आपका k क्या होता है, ये होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, एंड t क्या होता है आपका, टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इक्वेशन होती है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की और बात करें, ठीक है, इसमें और टॉपिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके हम हाफ लाइफ की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ की। तो इसका जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2k, ठीक है। जहाँ पे ए नॉट क्या होता है, ए नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और के क्या होता है आपका, रेट कांस्टेंट होता है। तो ये टी हाफ लाइफ की बात होती है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है ये बताएं दे रहे हैं एक बार। हाफ लाइफ होती है जब कोई भी रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ठीक है, और ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब ये 50% बचते हैं, ठीक है, रिएक्शन होती जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, 99 होगा, फिर 98 होगा, एक टाइम आएगा जब इसका 50% बचेगा या हाफ बचेगा, इसको बोलते हैं 50। जिस टाइम पे 50 मॉलिक्यूल्स बचे उतने में जो टाइम लगा हो, या बोल सकते हैं 100 से 50 तक डिक्रीज़ होने में जितना टाइम लगा हो उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो ऐसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हाफ हो जाने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ होता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस हाफ लाइफ के, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हाफ लाइफ जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और आपको जल्दी यहाँ पे आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। के टी इक्वल्स टू क्या होता है, ln a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ज़ीरो ऑर्डर में के टी इक्वल टू एक्स था, बट यहाँ पे आ जाता है a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अभी बता रहे हैं कौन सा टर्म क्या है। यहाँ पे ln जो है इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, अगर इसको हम जनरली नॉर्मल लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, या ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई, ठीक है, लॉग बेस ई। अगर इसको हम लॉग 10 के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है 2.303 लॉग 10 इक्वल्स टू ln, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ln की जगह पे, तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू, क्योंकि आपको दोनों एक्सप्रेशंस मिल सकते हैं, ठीक है, और आप दोनों की हेल्प से क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, जहाँ पे जो चीज़ आपको ईजी लगेगी, ठीक है। तो ये दो फार्मूले सेम ही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थोड़ी चेंज है, और वो भी आपस में इंटर कन्वर्जन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या करेंगे, ए जो है, ए आपका क्या होता है, ए होता है आपका, ए कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो एक्स होता है वो क्या होता है आपका, फाइनल कंसंट्रेशन, और टी के बारे में आपको पता ही है, हमेशा टाइम ही होता है, और के जो होता है रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि रेट कांस्टेंट है, गिवन है, टी गिवन है, होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, परफॉर्म कर रही, ए टू बी जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो हमको ज़रूर पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है।
तो सपोज कर लेते हैं इसका स्टार्टिंग जो कंसंट्रेशन रहा होगा, सपोज ए मोल पर लीटर रहा होगा, ठीक है, ए मोल पर लीटर रहा होगा, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट हुई जब ए मोल पर लीटर रहा होगा, तो आपका जो टाइम है वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट तो हुई नहीं, अभी हम लोग बस उसको देख रहे हैं कि ए कंसंट्रेशन है, अब टाइम टी 0 पे रखा है। जैसे ही रिएक्शन इसकी स्टार्ट करेंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है, धीरे 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 टाइम स्टार्ट हो जाएगा और ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगी। सपोज करते हैं आफ्टर टाइम टी, ठीक है, टी इज गोस टू टी डैश पे, ठीक है, ए कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गई, एक्स के बराबर हो गई, मतलब कि यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन बन गई, मतलब डिक्रीज हुआ भाई। जैसे यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स लोगे और कुछ टाइम बाद 30 बचे 40 बचे, तो यहाँ पे जो 100 स्टार्टिंग में लिए थे मॉलिक्यूल्स वो थे इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, और जो आफ्टर टाइम टी जो डिक्रीज हो रहे हैं कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूल्स, वो जो 30 जैसे बच गए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन में आप कैसे पता करोगे इनिशियल फाइनल, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जल्दी देखना, जहाँ पे वैल्यू डिक्रीज, जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपका फाइनल होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका इनिशियल होगा। ये ईजी रहता है इसको समझने में क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार जो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को नहीं समझ आती है, तो वहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसका कंसंट्रेशन कम दिया होगा वो आपकी फाइनल होगी, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा दिया होगा वो आपकी इनिशियल होगी, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो ये आपको सारा फंडा समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले इनकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे, तो उनको वहाँ से आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं वैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे, तो आपको ये लेक्चर करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपका क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में भी हम वहाँ पे रिवीजन करवा देंगे कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हाफ लाइफ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। हाफ लाइफ, तो अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ वैसे ही बताया था कि 50% हो जाएगा, इस इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% हो जाए आफ्टर टाइम टी, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो इसका जो होता है टी हाफ होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, ठीक है, ये होता है आपका हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक वैल्यू पता हो तो दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। के रेट कांस्टेंट है, टी हाफ लाइफ है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर के एंड 0 ऑर्डर के, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पे जैसे बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। कई बार न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखा रहता है, डीके, ठीक है। तो आपको जनरली क्या करना रहता है, आप 2 तरीके से पढ़ोगे, आप इसको सेपरेटली भी पढ़ोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आपको जनरली मैं यहाँ पे थोड़ी हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपको इसको कैलकुलेट करना होगा तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे रेट डिक्रीज हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये था, फाइनल कंसंट्रेशन, तो उसको ऑलवेज लगाते हैं, ऑलवेज यूज़ करते हैं कौन सी इक्वेशन, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन ही यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशंस आपको वहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सेकंड थर्ड पे नहीं जाना या 0 पे नहीं जाना, आपको फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन यूज़ करना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर रेट से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है और इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन की बात की गई है, तो ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का वहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते भी है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड एंड अदर टाइप के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, वायरस से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इससे अगर कोई आ रहा है ऐसा तो आप वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दो लिख भी देते हैं। अब चलो यहाँ पे थोड़ी सी और एडवांस लेवल की बात कर लेते हैं, ठीक है। बात ये है कि जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको कई बार अलग तरीके से भी लिख दिया जाता है, ठीक है। चलो हम दिखाते हैं कैसे इसको लिखते हैं। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए हर एक चीज़, ठीक है, चाहे जिस टाइप में आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखाते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, स्टार्ट से लिखते हैं इसको, के टी इज इक्वल टू, मैंने लिखा था वहाँ पे 2.303 लॉग, जिस टाइम मैंने लॉग के बॉक्स में लिखा था, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे लिखा है, एन एन लिख दिया है, लॉग लिखा है, ठीक है, लॉग बेस 10, यहाँ पे आप बेस 10 में इसको समझना, ठीक है। अब इसको बेस 10 में आप समझ लेना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10 बेस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है a/a-x, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम फिर से एल एन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, डायरेक्टली एल एन लिख देंगे।
और यहाँ पे क्या कर रहे थे, ए इज इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी मान लो, ठीक है, ए इज इक्वल टू मान लो सी टी, सी नॉट मान लो, सी नॉट, क्योंकि भाई इनिशियल है, जल्दी आप जानते हो इनिशियल होता है तो उसको हम सी नॉट या सी ज़ीरो बोलते हैं, ज़ीरो उसमें लिखते हैं इनिशियल को दिखाने के लिए। और जो फाइनल ए माइनस एक्स क्या होता है भाई आफ्टर डिक्रीज, इसको मान लेते हैं सी टी। अगर ऐसा मैंने रिप्रेजेंट कर लिया तो ये कैसा बन जाएगा, सी नॉट अपॉन सी टी, सी नॉट अपॉन सी टी। बस आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे भी एक्सप्रेशंस लिखे रहते हैं, फिर आपको वहाँ पे डर लगने लगता है कि क्या हो गया, कहाँ से कन्वर्जन हो गया। मैं समझाऊंगी कन्वर्जन का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, तो वो अभी हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस से रिलेटेड जहाँ पे भी कैनेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, या आप ये फार्मूला वहाँ पे यूज़ करना जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे के टी इज इक्वल्स टू एल एन सी नॉट अपॉन सी टी लिखा है, तो आपको करना क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तो बन गया आपका, ठीक है। देखो हर एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन ही है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार कि सी टी लिख दिया यहाँ पे, सी टी लिख दिया और क्या लिख दिया, सॉरी, अब यहाँ पे क्या होता है एल एन मैंने बताया था कि एल एन ई होता है, ई को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको उस साइड में सेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर के टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी नॉट अपॉन सी टी, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको दो तरीके से लिख सकते हो, इसको या तो लिख दो सी नॉट इज इक्वल्स टू सी टी ई टू द पावर के टी, या इसको लिख दो सी टी इज इक्वल्स टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स आप जानते हो तो आप समझ गए होगे मैंने क्या किया है, अगर नहीं जानते तभी मैं समझा दूँ, छोटी सी बात है। यहाँ पे वन ले लो सपोज, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए, जिसको आ गया होगा उसको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया सी नॉट अपॉन सी टी लिख दिया, सी टी को तो उधर भेज दिया, बन गया एक्सप्रेशन, ठीक है। बट ये वाला कैसे बना, ये वाला बनाने के लिए सिंपल फार्मूला, इसको उल्टा कर लो, इसको कर लो उल्टा, तो वन अपॉन ई टू द पावर के टी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जानते ही हो आपकी वन अपॉन ई टू द पावर के टी अगर लिखा है तो इसको बोल सकते हैं ई टू द पावर माइनस के टी। जब इसको उल्टा कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी टी ऊपर हो जाएगा, सी नॉट नीचे हो जाएगा, सी टी को रोक के सी नॉट को भेज दोगे ई टू द पावर माइनस के टी के साथ, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये आपको ये फार्मूला आपका जनरली बुक्स में भी लिखा रहता है, ठीक है। वैसे आप पढ़ते हो तो आपको सारे ही पता होने चाहिए, और पता होने की ज़रूरत ही क्या है, सारे इंटर कन्वर्जन से ही बन जाते हैं, ठीक है। तो आप कर लेना। अब यहाँ पे आपको समझाने वाले थे कि ये वाला ये चेंज क्यों किया गया, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे इसको, बट ये चेंज क्यों किया गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग में, अब चलो देखते हैं, बात करते हैं। सपोज़ किया हमको किसी भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री मैं बार बार बोल रहा हूँ बट आप उसको लेना है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो जनरली रेडियो एक्टिविटी जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होती है, इसलिए मैं बार बार न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बट रेडियो एक्टिव जो डीके होता है उसके क्वेश्चन यहाँ से लगते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रूव कर लेना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके, नहीं आपको लगे ये अलग ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो प्रोटॉन बीटा अल्फा बीटा पार्टिकल्स की होती है, ठीक है, फिर तो वहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं होते हैं ऐसे। बट रेडियो एक्टिव डीके जहाँ पे आता है वहाँ पे भी ये सारी बातें होती। चलो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बात की थी कि ए और ए माइनस एक्स, ये ऐसा क्यों लिखा है मैंने और इसका क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले लॉजिक समझो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात कही कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, सपोज़ किया मैंने कि यहाँ पे हमको, आप जानते होंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि कार्बन 14 का यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए, ठीक है, कार्बन डेटिंग के लिए। और कार्बन डेटिंग में आप क्या करते हो कि जैसे हमारे पास कोई हमको बोन मिली, ठीक है, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ बोन बनाने का, ऐसे कुछ दिखती है, ठीक है। अब ये बोन है, इसका हमने क्या किया, कार्बन डेटिंग स्टार्ट किया, ठीक है। तो बोलते हैं कि हाँ जो भी चीज़ है इसका, ठीक है, जो भी इसकी इनिशियली होनी चाहिए, सपोज़ कि बोन में, अब मुझे इतना नहीं पता है कार्बन डेटिंग में कैसे करते हैं, ठीक है, बट मैं रफ एग्जांपल दूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि 100 होना चाहिए अगर इसको, तो धीरे धीरे डिक्रीज़ होकर कितना बचता है, ये बचता कितना है, 30 बचता है, ठीक है, ओके, ठीक है, डिक्रीज़ होकर कितना बचता है, 30 बचता है, क्योंकि भाई काफ़ी ओल्ड हो गई थी, तो जो भी इसमें चीज़ें हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग ये कुछ ऐसे ही होता है, इनिशियल होता है और फाइनल होता है। हम यहाँ पे क्या करें, हम इनिशियल ले रहे हैं और फाइनल ले रहे हैं। अभी तो मैंने फाइनल एक्स को बोला था, बट यहाँ पे अब क्या है तो फाइनल एक्स ही, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे 100 है और ए माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपको बताना है,
आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 30 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दो। मैंने बताया था कि जैसे a है, a टू b जाते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, आफ्टर टाइम टी यहाँ पे 30 बचते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू बन जाती और ये किसकी वैल्यू बन जाती, ये बन जाती a की वैल्यू। तो यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू आपकी क्या बचेगी 60। समझ गए, आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट कि अगर यहाँ पे 30 बच रहा है तो a माइनस एक्स की वैल्यू 30 नहीं 60 होगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये जितनी बात मैंने एक्सप्लेन की, ठीक है, तो प्लीज़ आप क्या करना, इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा पीछे करना वीडियो और फिर से रिपीट करके एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि इससे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बोली है वो आपको परेशान करेगी क्वेश्चंस में, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चंस क्यों नहीं लगते हैं, कुछ छोटी छोटी बेसिक्स की, देखो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो थोड़ा रिलेटेड है न्यूमेरिकल से, और ये आपको न्यूमेरिकल पे तभी कमांड होगी जब आप इसकी बारीकियों को समझोगे। तो आप पहले इस बात को समझ लो, एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लो, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना, जहाँ क्वेश्चन कोई आएगा कार्बन डेटिंग का, मेरे इस कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से समझना, वहाँ पे यूज़ करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कराऊंगा उसको करने के बाद आपका 100% श्योर है कि क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट आपको मैंने क्वेश्चन से जो निकला हुआ जो समरी होते हैं, जो उसका निचोड़ होता है, वो मैंने यहाँ पे सिखाया है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डेरिवेशन में मैंने एक एक चीज़ का मतलब सिखा दिया है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है, नहीं बहुत बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स की, ठीक है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर की बात मैंने कर ली, ठीक है, हाफ लाइफ की बात भी मैंने कर ली। देखो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्वेश्चन मैंने कहा कि हम कहाँ कराएंगे आपको, जहाँ आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेशन। एक छोटा सा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया दे रहे हैं आपको, जो कि है आपका nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। nth ऑर्डर के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे nth ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस वैसे पूछा नहीं जाता है, बट आपको अगर कभी आ जाए, ठीक है, किसी ऑर्डर का एक्सप्रेशन पूछ ले तो वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। एडवांस लेवल में पूछ सकता है या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। तो nth ऑर्डर के लिए यहाँ पे रेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो आप क्या लिखोगे यहाँ पे KT, ठीक है। तो इसको लिखते हैं KNT। एन का मतलब होता है जिस ऑर्डर की एक्शन है, nth ऑर्डर थी इसलिए KN लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में K1 लिखते हैं, सेकंड में K2 लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। K0 लिखते हैं ज़ीरो में, मैंने नहीं लिखा है बट आप याद रखना है इस पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप कोई बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के लिए जनरली नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर ले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जहाँ पे बस आपको फार्मूला लगाना है, किसी तरह से आंसर लेके आना, टिक मार देना है, ठीक है। आपको ज़्यादा वहाँ पे नहीं समझना है कि हमको ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, ठीक है। आपको आंसर से मतलब है, आपका मेथड आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ पे थ्योरी पे ना जाओ, अपनी लिखावट पे ना जाओ, ठीक है। आपको जनरली बस टारगेट रहता है आपका प्रैक्टिस कितनी हाई है और कितना आप बढ़िया से रिजल्ट निकाल ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे KNT इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं KNT इज इक्वल टू में 1/n-1, 1/n-1, ठीक है, एंड 1/a माइनस x टू द पावर n-1 माइनस 1/a टू द पावर n-1, ठीक है। आपको बस इतना करना रहता है, यहाँ पे जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एक्सेप्शन है ये फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर पे काम नहीं करता, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पर काम नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्शन है। मैं बता दूं पहले, जिससे आप ट्राई मत कर रहे लगना कि फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्यों नहीं आ रहा है इससे, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए नहीं, फर्स्ट के लिए क्यों नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दोगे, सब जीरो हो जाएगा, बात ही खत्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट के लिए नहीं जाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट जहाँ पे जाना है चले जाओ, बट फर्स्ट में मत जाना, ठीक। फर्स्ट का आपको वैसे ही बताया, आपको ज़रूरत ही नहीं, सेकंड थर्ड की ज़रूरत है, आप इससे निकाल सकते हो। हाफ लाइफ का भी एक फार्मूला होता है, हाफ लाइफ का भी फार्मूला होता है जो कि nth ऑर्डर के लिए होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फार्मूला है। T हाफ इज इक्वल टू 2 टू पावर n-1 अपॉन डिवाइडेड बाई n-1, n है ये, देखो मेरा n जो है H टाइप में बनता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, H का काम कैनेटिक्स में कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है, इसलिए जितना भी लिखा है सब n ही है, KN टू द पावर a टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये आपको फार्मूले काफ़ी बड़े बड़े लग रहे होंगे, बट आप इसको अगर जल्दी याद कर ले जा रहे हो ना, तो आप किसी भी ऑर्डर का यहाँ पे भी एक्सेप्शन लिख लो, फॉर एक्सेप्ट
यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सेप्शन है फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे भी n-1 n की वैल्यू 1 रख दोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 हो जाएगा, फिर मतलब ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको उस पर मत जाना, बाकी सारे के लिए ठीक है, ओके। चलो ये आपको nth ऑर्डर के लिए मैंने सिखा दी बात। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो ये वीडियो शूट कर रहे हैं OBS स्टूडियो से, तो मेरा यहाँ पे चित्र दिखता नहीं इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कहीं हूँ इमेजिन करके, तो अगर मैंने कहीं एक्सप्रेशन लिख दिया उसके पीछे का तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक। वैसे मैंने लिखा होगा तो आप देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ आपको, शायद अभी तक मैंने लिखा भी नहीं है इस जगह पे, ऐसी जगह पे, बट अगर मैंने लिखा है तो आप इसको एक बार देख लो, ठीक है, कुछ छूट गया हो तो। ठीक है, क्योंकि इसमें दिखता नहीं है वीडियो, मेरी वीडियो मुझे नहीं दिखती है, ठीक है, वो बाद में ऐड हो जाती है अपने आप, ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पता रहता है कि मेरे पीछे क्या चीज़ें होने वाली, ठीक है। सो आई थिंक इतना ही मैंने बताया है और इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा भी दी। हम बात करने वाले थे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन वाइवा में पूछते हैं टीचर्स, ठीक है, और एग्जामिनेशन भी आता है, ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। बट बोर्ड IIT के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं, हाँ जो है वैल्यू यहाँ पे सिखाया था। नीट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो क्या होते हैं फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होते हैं, इनको बोल सकते हैं नॉट ट्रूली, बोल सकते हैं विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते हैं, रियल में नहीं होते हैं, ठीक है, बट वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखते हैं, बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब ऐसा कौन होता है, तो इसका एक बहुत वेल नोन एग्जांपल होता है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है। तो इसको लिख लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है। रिएक्शन भी यहाँ पे लिखे देने। एथिल एसीटेट क्या होगा, CH3COO C2H5, इसको वाटर से रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड में H+ होता है, ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाता है और एल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पे होता है ऐसा है कि इसका जो रेट होता है, रेट डिपेंड किस पे करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन एसीटेट, ठीक है, जो भी एथिल एसीटेट आप यूज़ करते हो उसी पर डिपेंड करता है इसका रेट। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप लिख सकते हो, एसिड कैटलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कंटेंट होगा थ्योरी के पोर्शन में आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग आंसर आएगा। एसिड कैटलाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो इसका जो यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला क्या होता है सॉरी, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब इसका क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो इन प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे कर रहे हैं, सो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बन जाता है, ठीक है। बहुत ईजी रिएक्शन है, दोनों सेम ही बनते हैं, बस एक का नाम अलग होता है, ग्लूकोज एक को बोलते हैं, एक का नाम फ्रक्टोज होता है, ठीक है। इसको जब हम पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो वहाँ पे आपको सिखाएंगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रेट होती है वो डिपेंड किस पे करती है, रेट यहाँ पे भी डिपेंड करती है शुगर पे, ठीक है, केन शुगर पे डिपेंड करती है, वो भी ट्रूली डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन होता है इसलिए इस पर डिपेंड करती है, ये याद रखना, नहीं ज़ीरो ऑर्डर बन जाए, ठीक है। चलो अब बात करेंगे यहाँ पे, ये सारी बातें हो गई, ठीक है, स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर ली हमने। अब बात करेंगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे लगता है और है भी, वो है अरहीनियस इक्वेशन, ठीक है, अरहीनियस इक्वेशन, अरहीनियस इक्वेशन, ठीक है। अरहीनियस इक्वेशन क्या है, एक्चुअल में देखा गया जब मैंने अभी प्रीवियस में बताया था टेम्परेचर इफेक्ट फैक्टर में कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर वहाँ पे अफेक्ट कर रहा था। तो आपको जल्दी याद रखना कि अरहीनियस इक्वेशन क्या है, क्या क्यों बनाई गई, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने बताया था कि टेम्परेचर इफेक्ट जो होता है
टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे रेट जो होता है इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और वो भी कितना इंक्रीज़ करता है, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट जो होता है 2 to 3 टाइम जो होता है इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। ठीक है, ये भी मैंने बताया था, तो ये दो बातें याद रखना। अब जब इतना इफेक्ट करता है टेम्परेचर, तो भाई सीधा सा है ना, इसमें कोई अच्छा सा तगड़ा सा रिलेशन निकालो। ये रिलेशन इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है, कुछ और अच्छा निकालते हैं। तो चलो निकाला गया, क्योंकि रिएक्शन फिर इसका मतलब काफ़ी इस पर डिपेंड कर रही है, और रिएक्शन अगर इस पर काफ़ी डिपेंड कर रही है, इसका मतलब और भी फैक्टर्स को टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपना जो रिलेशनशिप निकाला, उन्होंने कहा जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्ट होता है e⁻⁻e/RT के। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि इनमें आपको कुछ थ्योरी से मिलने वाला नहीं। जहाँ पे आपको टेक्निकल पार्ट्स होंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने वाले होंगे, वहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे k = a/-e/RT। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स की। जैसे k है आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। t आपका k क्या है, आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे EA की। तो EA क्या है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी। EA आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। T आपका टेम्परेचर है, T आपका टेम्परेचर है, और R जो है आपका गैस कांस्टेंट है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मैं इसकी थोड़ी सी बात बता दूँ। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आपको पहले से पता हो गया होगा, बट नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन थी, मेरे पास कोई ए था सब्सटेंस या रिएक्टेंट, इसको रिएक्शन करानी है। मैं आपको पता है, आप जनरली देखते हो कि आप लेबोरेटरी के अंदर कभी जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे सब रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, बच्चे एक दूसरे में मिक्स कर रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। बट आप रियल लाइफ में कहाँ देखते हो रिएक्शंस, बस यही है कि दूध से दही बन जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, ठीक है, चीज़ें ख़राब हो जाती, सड़ जाती हैं, ठीक है। बस वही हम आप क्या देखते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। बस जल्दी आप अपने रूम में देख रहे हो तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं केमिकल रिएक्शंस, बट आउटसाइड हम जनरली देखते हैं, रूम में देखोगे तो कहीं केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो ऐसा आपको लगता होगा कि हाँ ये चीज़ें रिएक्शन नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें ही रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन कोई भी कर सकता है, बस उसके लिए उसकी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सोडियम होता है, आपको पता है कि सोडियम होता है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो। सोडियम को जैसे ही वाटर में डालते हो, कुछ कहता है, कुछ नहीं कहता है, बस आग जलने लगती है ऐसे ऐसे, ठीक है, रिएक्शन कर जाता है। इसको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आयरन, भाई सोडियम मेटल है आपका, सोडियम क्या है, मेटल होता है, मेटल है। आयरन भी आपका मेटल है, आयरन को वाटर में कभी डाला, कभी आग जली, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो क्या आयरन वाटर से रिएक्शन करेगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं करेगा, बट जवाब है कि करता है, ठीक, बट उसकी कंडीशंस कुछ होती हैं। कंडीशंस का मतलब होता है चल उसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो रिएक्शन करे, ठीक है। तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। किसी इनएक्टिव रिएक्शन को एक्टिव बनाने के लिए हम जो उसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आयरन को इतनी एनर्जी दे दो कि वो वाटर से रिएक्शन कर जाए, और वाटर से रिएक्शन करके FeOH वोल्टाइज बना लेगा, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शंस की कंडीशंस। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी इनएक्टिव रिएक्शंस को, जहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही होती है, वहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म कराने के लिए जो हमको एक्सटर्नल एनर्जी उसको देनी पड़ती है, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। वो किस फॉर्म में हो सकती है, जनरली हम टेम्परेचर के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर का कितना बड़ा एप्लीकेशन होता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर क्या क्या करता है आपको सिखाया दे रहे हैं यहाँ पे जनरली, ठीक है। टेम्परेचर क्या क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स में, भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी तो आपस में कोलिजन्स इंक्रीज़ करने स्टार्ट हो जाएंगे, कोलिजन्स, ठीक है, जो स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है। कोलिजन्स इंक्रीज़ करेंगे, कोलिजन्स इंक्रीज़ करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी आपस में टक्कर करेंगे, क्योंकि भाई स्पीड बढ़ गई ना। मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जनरली, आयरन के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, तो ये जनरली ऐसे पड़े थे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया मॉलिक्यूल्स इधर उधर इधर उधर क्या करने लगे,
टकराने लगे एक दूसरे से, ठीक है, कोलिजन्स करने लगे, और कोलिजन्स जितना होगा रिएक्शंस उतनी ही तेज़ बढ़ेगी और रेट उतना ही ज़्यादा फास्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर जो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर से कैसे इस फॉर्मूले में एक्टिवेशन एनर्जी को लाया गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, दो चीज़ें आपने सीख ली हैं। रेट, एक जो आर की वैल्यू है गैस कांस्टेंट, वो तो आपके कांस्टेंट है, वो तो कहीं भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए चीज़ों को, और के भी आपका रेट कांस्टेंट है। लेकिन कहते हैं कि जब डायरेक्ट डिवीजन होता है तो के को हटाते हैं तो यहाँ पे एक ए लग जाता है। ए को बोलते हैं हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है, ठीक है, कई सारे नाम हैं, तो इसको जिस नाम से भी जानो आप जान सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका जल्दी इक्वेशन, कौन सी? अरहीनियस इक्वेशन। बट इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपकी कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, तो वो आपकी इक्वेशन है ये। आप दो इक्वेशन लिखोगे इसकी, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू E अपॉन R 1 अपॉन T1, ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये होती है आपकी अरहीनियस की जो इक्वेशन होती है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया जाता है? क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आते हैं। क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूँ 10 में से 5 बार का, कम से कम 5 बार इसी से क्वेश्चन आया है आपका अरहीनियस थ्योरी से, ठीक है, या आप बोल सकते हो कैनेटिक्स से। बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम से लेके हर एक एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। सो आपको इसको एकदम से अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है, जो क्वेश्चन सेशन आने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे इस क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक जगह पे अरहीनियस के कराऊंगा तो वहाँ पे अरहीनियस आपको सीख लेनी पूरी, ठीक है। 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अरहीनियस के हो जाएंगे तो आपको सारी अरहीनियस की थ्योरी समझ आ जाएगी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने सिखा दी, उसको ग्राफ के तरीके से भी हम सिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ग्राफ से भी आपको अरहीनियस की थ्योरी को सिखा देते हैं, ठीक है। और ये हम लास्ट पॉइंट होगा हमारी कैनेटिक्स का, ठीक है। आपको फिर लगेगा कि हाँ सर ग्राफ भी थे कैनेटिक्स में, कई सारी चीज़ें थी, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम कभी अलग लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे या क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे बात कर रहे थे ग्राफ की, ठीक है। तो ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है, हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को हम यहाँ से कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो आप कभी देखोगे रिएक्शन का ग्राफ, उसमें जो आपका ये ऊपर की तरफ जाता है ग्राफ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? एक्टिवेशन एनर्जी को, कि भाई इसको इतनी एनर्जी चाहिए, यहाँ पे जाके वो रिएक्शन एकदम अच्छे से करता है, फिर यहाँ पे एकदम रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पे लाके प्रोडक्ट को बना देता है, ठीक है, प्रोडक्ट बना देता है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाता है, रिएक्शन दिख जाती है। चलो यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस हैं, उनको भी अभी बात करेंगे। यहाँ भी देखो ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ से रिएक्टेंट से हमेशा मेजर करते हैं टॉप तक, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक में प्रोडक्ट ऊपर ही बन गया, एक में प्रोडक्ट नीचे बना रिएक्टेंट से, एक में रिएक्टेंट ऊपर प्रोडक्ट नीचे, एक में प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्या कुछ अलग होता है? तो हाँ अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, जिसमें रिएक्टेंट, क्योंकि हमेशा देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे एनर्जी में, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब भाई एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ, यहाँ पे ये होता है, ये एनर्जी होती है, ये जो एक्सिस होता है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये इधर रिएक्शन प्रोसीड जो होती है इसको बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। दोनों के केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमनली, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है और ये होता है एनर्जी। अब आप जल्दी समझो कि एनर्जी ऊपर की तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा, यहाँ पे आप देखो तो इसमें तो भाई प्रोडक्ट की एनर्जी कम और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा। भाई देखो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है ना रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की तो कम है, क्योंकि ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, ऊपर एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। तो भाई कम से ज़्यादा डिक्रीज़ कर दोगे माइनस आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि हम उल्टी बात बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव, और जैसे ही ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल हो गया, अब ये क्या हो गया, इसको भैया बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये हीट निकलेगी। जब भी कोई रिएक्शन आपकी लैब में कर रहे हो ना और अचानक से आपका बीकर हीट करने लगे, समझ लो वहाँ पे एक्सोथर्मिक हो गई, और अचानक से ठंडा हो जाए तो इसका मतलब एंडोथर्मिक हो गई, ठीक है। जनरली लैब में रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक ही होती हैं। अच्छा आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैब में हम हमेशा चाहते हैं ना कि रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं चाहते कि हम लोहे को पानी में मिला के रिएक्शन कराएं, ठीक है, और फिर वहाँ पर टेम्परेचर देते देते गैस खत्म हो जाए सारी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे वही सिंपल वही सी रिएक्शन होती हैं जहाँ पे हमको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा ना देनी पड़े। अब बताओ रिएक्टेंट्स ऑलरेडी ऊपर है, थोड़ी सी एनर्जी दो पहुँच गया रिएक्शन के लिए, यहाँ पे देखो कहाँ पे है रिएक्टेंट, खूब ज़्यादा एनर्जी दो, ठीक है। तो लैब में जल्दी वही रिएक्शंस होती हैं, मतलब रखी जाती हैं। मैं हमेशा नहीं कहता हूँ, हमेशा नहीं एक्सोथर्मिक होती हैं, बट मोस्टली रिएक्शंस जो होती हैं एक्सोथर्मिक होती हैं। लेबोरेटरी जनरली हम जो यूज़ करते हैं, और जो आपकी लैब्स में होंगे 12 लेवल के लैब्स में, तो वहाँ पे तो आपको जल्दी एक्सोथर्मिक ही मिलते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक बहुत रेयर रहते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक के कुछ केसेस होते हैं, आपने कभी कुछ चीज़ें की हो जिससे यार ठंडक हो गई हो अचानक से, ठीक है, आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं रियल लाइफ में वो सारी एंडोथर्मिक होती है, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कैनेटिक्स में। कैनेटिक्स से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम आगे के सेशंस में, ठीक है। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। उस चैप्टर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री हमारा नया चैप्टर होने वाला है, और इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, और इसके सारे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे। बाकी कैनेटिक्स में आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कराने वाले हैं, उनकी सीरीज़ जो आएगी उसमें आप ज़रूर देखना, ठीक है। और थ्योरी पढ़ने के बाद ज़रूर उस सीरीज़ को कंप्लीट करना, फिर आगे की थ्योरी स्टार्ट करना किसी चैप्टर की, जिससे आपका क्या हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन क्योंकि सारे कराएंगे आपको, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने जो पढ़ा उसी से क्वेश्चन हो रहे हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं उनको हम वही क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना लिए हैं, मुझे पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से सिखाने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी से सिखाने हैं। तो आपको जनरली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है तो हमको नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कवर किया गया है, और आप अगर दोनों मिक्स करके पढ़ोगे तो आप कम टाइम में कंप्लीट नॉलेज रखोगे, ठीक है। तो ये इससे बेहतर कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। लेक्चर सुनते रहो, चुटकुले सुनते रहो, मजाक सुनते रहो, ठीक है, कॉमेडी सुनते रहो, ठीक है। लेक्चर्स में आपको बस क्या करना है, जितने देर पढ़ो सॉलिड पढ़ लो, उसके बाद आप कब जो मन है वो करो, ठीक है। अच्छे अच्छे चीज़ें और अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है, और अच्छी चीज़ें सीखो, ठीक है।